नमस्कार, मैं हूं सुमन कुमार। टीवी 9 भारतवर्ष डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ बीजेपी नेता अशोक वाजपेयी साहब हैं, जिनके बारे में क्योंकि मंत्रिमंडल पहले ही एनडीए के मंत्रिमंडल में रह चुके हैं, इतने सालों का तजुर्बा। सर, शुरुआत सबसे पहले टीवी 9 भारतवर्ष में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। और शुरुआत हम यहाँ से करें कि इस दौर में और उस दौर में राजनीति में क्या क्या फर्क। देखिए, समय परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ सारी परिस्थितियां बदलती हैं। राजनीतिक और सामाजिक चाल चलन बदलते हैं, आचार विचार बदलते हैं, तो वो बदलाव है, वो स्वाभाविक है। समय के साथ बदलाव होता है। एक समय था, तब तो न संचार संवाद के इतने माध्यम नहीं थे। जनता से सीधा संवाद रखना पड़ता था। राजनीतिक नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को सीधे जनता से संपर्क में रहते थे और तभी जनता से जुड़ाव होता था। आज सोशल मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अब सीधे संवाद, घर बैठे लोगों से संवाद भी हो जाता है, संपर्क भी हो जाता है। तो जो व्यक्तिगत रिश्ता था जनता से और नेता के बीच में, वो एक अलग तरह का बॉन्डिंग पहले की थी। और अब जो है सूचनाएं मिल जाती है, लेकिन वो रिश्ता नहीं विकसित नहीं हो पाता है कि हम एक दूसरे के सरोकारों से जुड़े रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख से। और ऐसा लगता था कि मेरा जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र, एक परिवार की तरह, उसकी सारी चिंता और सारे दुख सुख हम लोगों से। शिक्षा की भी कमी थी, तब लोगों का विश्वास भी नेता पर ज़्यादा था, नेता पर ज़्यादा भरोसा था और बहुत सारी चीज़ों पर, राजनीतिक लोगों पर लोगों की आश्रिता थी। अब परिवर्तन हुआ, शिक्षा का जैसे जैसे विस्तार हुआ और तमाम सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई, तो अब लोगों को अपने कामों के लिए, लोगों के लिए इतना नेताओं पर या जनप्रतिनिधियों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। लेकिन कार्य के रूप बदले हैं, तो समय के साथ ये बहुत सारे बदलाव हुए हैं। वो एक समय था जब राजनीति में सेवा भाव से ही लोग आते थे, कि केवल सेवा के लिए और जनता के बीच में रह करके, और लंबी एक सफ़र तय करके आते थे, सेवा का एक संगठन के बीच में काम करते करते, और तब कहीं विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचते थे। आज युग बदला, नई पीढ़ी में न ज़्यादा संभावनाएं हैं, ज़्यादा अपेक्षाएं, उसको जल्दी अवसर भी मिल रहे हैं और आगे वो बढ़ रहे हैं। तो ये परिवर्तनशील देश समाज है और दुनिया है परिवर्तनशील, तो ये परिवर्तन राजनीति में भी दिखाई पड़ रहा है। उसमें कोई उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश, काफ़ी कुछ परिवर्तन आया। आपने लंबे अरसे अपने तजुर्बे को देखते हुए क्या भविष्य दिख रहा है? मैंने एक वही बदलाव उत्तर प्रदेश क्या सारे परिवेश में है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है और देश की राजनीति की धुरी भी रहता है। देश के सर्वाधिक प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आए हैं और देश की दिशा भी उत्तर प्रदेश से काफ़ी कुछ निर्धारित होती है। इसलिए उत्तर प्रदेश का हमारी भारतीय राजनीति में और भारतीय के सामाजिक जीवन में एक बड़ी भूमिका है। तो इसमें कहीं नहीं नकारा जा सकता। लेकिन बदलाव वहाँ भी है, नेतृत्व में बदलाव है। जब हम लोग 77 में चुन कर के आए थे, एक विधायक का वेतन 250 रुपये हुआ करता था और जब विधानसभा चलती थी तो 25 रुपये रोज़ भत्ता मिलता था। किसी के पास गाड़ियां नहीं थी, लोग चारबाग स्टेशन से रिक्शे पर बैठ करके विधानसभा आया करते थे और विधानसभा करके अपना दारुलसपा में दारुलसपा में जो विधायक रहते थे, उनके यहाँ आम जनता की भीड़, वहीं दरी के ऊपर 50-50 कार्यकर्ता सोते थे, वहीं खाना बनता था, खाते थे। अब युग बदल गया, अब कोई भी दरी पर सोना नहीं चाहता है, ना नेता ना कार्यकर्ता, सब होटल में चले जाते हैं या कहीं गेस्ट हाउस में। तो एक चीज़ों का एक जो रिश्ता था, वो उस तरीके का जुड़ाव, जो मैंने कहा बॉन्डिंग थी, उसमें तो ज़रूर अंतर आया। लेकिन समय के साथ जब युग परिवर्तनशील है और इतनी तेज़ी के साथ सारा कुछ दुनिया आगे बढ़ रही है, तो उसमें भी बदलाव है। तो उत्तर प्रदेश तेज़ी के साथ प्रगति की है और मैं समझता हूँ इन पिछले 7-8 सालों में उत्तर प्रदेश में तो आशातीत सफलता मिली है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा है, नेशनल हाईवेज़ के माध्यम से प्रदेश का कोना कोना जुड़ गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद जो है, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोड्यूस, तो वो उसका भी एक बड़ा असर पड़ा है कि प्रदेश के प्रत्येक ज़िले की कोई न कोई ऐसी खासियत थी, खसूसी उत्पाद था, जिसको महत्व मिला है, जिसको मार्केट मिल रही है, जिसमें काम करने के लोगों को अवसर मिल रहा है और उस ज़िले की वो विशिष्टता बनती जा रही। इस तरह चाहे औद्योगिक क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आज हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज, मोदी जी के आने के बाद उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में एक नया मेडिकल कॉलेज स्थापित हो रहा है। जो ग्रामीण क्षेत्र में मेडिकल डॉक्टरों की कमी हुआ करती थी, मैं समझता हूँ आने वाले 5 सालों में इस देश में मेडिकल चिकित्सकों की कमी समाप्त हो सकेगी, जब ये लड़के हमारे पढ़ कर के निकलेंगे इन मेडिकल कॉलेजों से। सर, राज्यसभा लोकसभा पिछले दिनों जो है बिल्कुल हंगामे की भेंट चढ़ती रही, तो उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम जब पिछले दिनों जब एनडीए यूपीए की सरकार हुआ करती थी, तो वही आरोप
एनडीए के जो मेंबर्स थे उन पे लगता था। अब लगातार उस पे हंगामे और हंगामे के बीच में सिर्फ 2 दिनों से ही ये सत्र जो है कुछ घंटे तक चला। देखिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि लंबे समय से विधानसभा लोकसभा के बीच काम करते करते जो मेरे कि ये लोकसभा विधानसभा जो भी हमारी ये प्रतिनिधि सभाएं हैं, ये संवाद के लिए हैं, चर्चा के लिए हैं, और इसमें पक्ष विपक्ष दोनों को अपनी बात रखने का, कहने का पूरा अवसर मिलता है। लेकिन जब सदन बाधित होता है, सदन की कार्यवाही बाधित होती है, तो इस तरह से पक्ष भी अपना बात नहीं रख पाता है और विपक्ष भी जिन मुद्दों पर सरकार की आलोचना करना चाहता है वो नहीं कर पाता है, और सारा मूल्यवान समय हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, सदन एडजर्न हो जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे कल महंगाई के ऊपर चर्चा हुई, 6 घंटे चर्चा चली, सारे लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, शासन ने भी अपना पक्ष रखा, और विपक्ष के सभी सांसदों के मन में जो जिज्ञासाएं थी, जो चिंताएं थी, जो आलोचना थी, उसके मुखर होकर के उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन यही काम अगर 15 दिन पहले हो गया होता तो ये 15 मूल्यवान दिन जिनमें तमाम विषयों पर चर्चा हो सकती थी, लेकिन विपक्ष ने उसको नहीं चलने दिया, और उसका नतीजा था कि इससे आप यही महसूस कर सकते हैं कि उनका सदन चलाने में विश्वास नहीं, सदन को बाधित करने में विश्वास है, हंगामा करने में विश्वास है। सड़क पर का आकर के भाषण करेंगे और पार्लियामेंट के अंदर जाकर हंगामा करेंगे। जहां सड़क है चलने के लिए वहाँ पर आप भाषण करेंगे, और सदन है जहाँ चर्चा के लिए, जहाँ संवाद के लिए, वहाँ आकर आप हंगामा करेंगे। कैसा एक लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है। विपक्ष का मसला है। विपक्ष जानते हैं कि ईडी का खौफ जो है वो, चाहे वो पश्चिम बंगाल में हो, चाहे उनके सोनिया गांधी पे हो, या जितने बड़े नेता पे हैं, वो एक सबसे बड़ा मसला था, और उस मसले को लेकर ही कांग्रेस ने वहाँ इतना विरोध। देखिए, मैं कहता हूँ कि अगर आप निर्दोष हैं, साच को आँच क्या, अगर आप में कोई कमी नहीं है, आपको निर्भीक होकर किसी भी प्रकार की जांच का सामना करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। लेकिन जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तभी ये सारी बातें उठती। आज ईडी को जिस तरह से बदनाम करने की, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और अपने निष्पक्ष ढंग से उसके अपनी जानकारी, अपने जो इनपुट्स होते हैं उसके आधार पर अपनी कार्रवाई करती है। वो किसी सरकारी निर्देश पर या सरकारी नियंत्रण में काम नहीं करती। ये जानबूझ करके इस तरह की बातें फैलाने का, और मैं समझता हूँ कि आज जब वहाँ करोड़ों रुपया निकलता जा रहा है, बंगाल के एक वरिष्ठ मंत्री के यहाँ जिस तरीके से नोटों का अंबार निकला है, तो ये क्या ईडी को दोषी मानेंगे? आप जिस तरह से कन्नौज में एक इत्र वाले के घर में 300 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि मिली थी, तो वहाँ समाजवादी पार्टी कहती कि ईडी ने की है, तो ये क्या ईडी ने ले जाके वहाँ रख दिया? ये जितनी सारी आज जो महाराष्ट्र में जांच हो रही है, जिसको लेकर के हमारे शिवसेना के साथी हंगामा कर रहे हैं, उसमें कितनी संपत्तियां बंबई जैसे महानगर में और महाराष्ट्र के दूसरे महानगरों में निकल रही हैं, तो ये क्या अपने आप कितने थोड़े दिन के सार्वजनिक जीवन में इतनी कमाई हो गई कि इतनी बड़ी विपुल संपदा एकत्र कर ली गई? अब आप दोष देंगे ईडी को अगर कार्रवाई होती, लेकिन ये जान लें, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके नेता श्री मोदी जी हैं, जिनको भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस है। करप्शन किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे कहीं पर भी समाज को और उनका ये मानना है, ये हमारे लोकतंत्र का नासूर है जो करप्शन है। जब तक हम करप्शन को दूर नहीं कर सकते, न देश समृद्ध हो सकता है, न देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और न हम दुनिया के मामले में जो चाहते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु बने, वो नहीं बन सकता। तिरंगा यात्रा को लेकर पूरा देश जो है कहीं न कहीं तिरंगामय है। आज शुरुआत इसकी हुई है। देखिए, ये गौरव के क्षण हैं। 15 अगस्त को हमारे देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हमने पूरे वर्ष भर अमृत महोत्सव के रूप में इस वर्ष को मनाने का काम किया है, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज तिरंगा यात्रा के रूप में जन जन हर घर तिरंगा फहराने का काम में लग गया है। लोगों को देश की आज़ादी और देश की गौरवशाली इतिहास के बारे में पता लग सके। इस आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने कितना संघर्ष किया था, हमारे बलिदानियों ने कितना बलिदान दिए थे, इसका लोगों को एहसास हो सके। हमारे लिए गौरव के क्षण है कि एक लंबी गुलामी के बाद देश आज़ाद हुआ था। देश में अपना संविधान है, अपना लोकतंत्र है, और हम अपनी सरकारें, अपनी धारा सभाएँ अपने ढंग से और देश के हित में चलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज जिस तरीके से पूरे सांसदों ने, चाहे राज्यसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, बड़ी संख्या में सांसदों ने यहाँ पर लाल किले पर इकट्ठा होकर वहाँ पर लोगों ने तिरंगा लेकर के, जिसका कि
फ्लैग ऑफ करने का काम देश के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी ने किया। बड़ी संख्या में सांसदों ने स्वयं मोटरसाइकिल पर तिरंगा लेकर के पूरे लखनऊ, दिल्ली का जिस तरीके से सड़कों पर निकलकर जनता को रोमांचित करने का काम किया और तिरंगा के प्रति लोगों को जागृत करने का काम किया। और ये काम लगातार चलेगा कि हर घर तिरंगा फहराना है, हर समाज के व्यक्ति को तिरंगे से जोड़ने का काम करना है। 20 करोड़ घरों पे कम से कम तिरंगा पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना है। और मैं समझता हूं आज के दिन देश रोमांचित है और 15 अगस्त जब हम 75 वर्ष पूरे करेंगे तो अगले 25 वर्षों का संकल्प लेंगे कि जब देश अपनी शताब्दी आज़ादी की पूरी करे तब देश भारत गुरु के, विश्व गुरु के रूप में अपने को स्थापित करे और विकास की दृष्टि से हम दुनिया के अग्रणी देशों में हों, ये हम लोगों का संकल्प है। एक मेरा जाते जाते सवाल कि खासकर जो बड़ी पार्टियां हैं या जो छोटी पार्टियां हैं सत्ता में आती हैं तो वो बांटने की कोशिश करती हैं, बांटे खासकर फ्री में सारी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं, बिजली पानी हो, तमाम सारे मसले हो। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये फ्री का जो मसला है उसको स्टॉप करना चाहिए। देखिए, नहीं, बिल्कुल सही कहा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। माननीय न्यायालय ने भी इसी तरीके की बात कही है कि ये तो एक तरीके से आपने वोट को लालच दे करके, जो हमारी भावना है लोकतंत्र की, निष्पक्ष होकर लोग मतदान करें, तो एक तरीके से जिसको निर्वाचन आयोग लगातार चुनाव के दौरान छापे डालता है, कहीं प्रलोभन तो नहीं दिया जा रहा, आप ये खुला प्रलोभन सरकारें दे करके जनता को गुमराह करने का काम करती हैं। क्या इससे कहीं समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा? ये इस प्रलोभन की राजनीति एक तरीके से ये रिश्वतखोरी को बढ़ावा देने का काम है कि आप हमको वोट दीजिए, उसके बदले हम आपको बिजली फ्री कर देंगे, हम आपको किराया। लेकिन इससे क्या, कहाँ से आप लाएंगे, कहाँ से वो खजाना लाएंगे जिससे आप फ्री करेंगे? आप जनता के विकास की कीमत के ऊपर एक चंद मुफ्तखोरी करा करके जनता को कमज़ोर और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो पैसा जनता के विकास में लगना चाहिए, जो क्षेत्र के और प्रदेश के विकास में जो पैसा लगना चाहिए, जिससे आम जन लाभान्वित होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, शिक्षा के अच्छे संसाधन होने चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी सेवाएं होनी चाहिए, जिसमें ये पैसा लगना चाहिए। आप केवल वोट खरीदने के लिए, वोट के लालच में लोगों को गुमराह करने के लिए ये इस तरीके का लालच दे करके, इस तरीके की ये रिश्वतखोरी करके हमारे लोकतंत्र को भी आप भ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए, कड़ाई से अंकुश लगना चाहिए। TV9 डिजिटल में वाजपेयी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत लंबे अरसे, लंबे तजुर्बे का एक अपनी उनकी कहानी है। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि पहले जो राजनीति में जो जुड़ाव परिवार की तरह जनता हुआ करती थी और लोग हुआ करते थे, अब परिवर्तन आया है, तमाम सारी चीज़ों में परिवर्तन आया है और परिवर्तन वाकई में होना भी चाहिए समय के साथ। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ TV9 भारतवर्ष डिजिटल के लिए मैं सुमन कुमार।